नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूँ अमीषा यादव और वक्त है राष्ट्र धर्म का। राष्ट्र धर्म में आज चर्चा करेंगे सीबीएसई के एक फैसले को लेकर। दरअसल सीबीएसई बोर्ड ने डमी एडमिशन को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसे खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। बोर्ड ने साफ साफ कह दिया कि जो स्टूडेंट्स डमी दाखिला लेकर पढ़ाई से गायब रहते हैं उन्हें बोर्ड परीक्षाओं में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। यानी अगर कोई छात्र या छात्रा स्कूल में हाजिरी नहीं लगाता या बोर्ड के औचक निरीक्षण के दौरान नदारद मिलता है तो उसका बोर्ड एग्जाम का सपना चकनाचूर हो सकता है। सीबीएसई के अनुसार कई स्कूलों में डमी एडमिशन का चलन बढ़ता जा रहा है, जहां स्टूडेंट सिर्फ कागजों पर दाखिला लेते हैं लेकिन ना तो क्लास अटेंड करते हैं और ना ही स्कूल की किसी गतिविधि में हिस्सा लेते हैं। बोर्ड ने इसे गंभीरता से लिया और अब ऐसे छात्रों को परीक्षा से बाहर करने का फैसला किया है। सीबीएसई का कहना है कि इस तरह की हरकतों की जिम्मेदारी सिर्फ स्कूलों की नहीं बल्कि स्टूडेंट्स, उनके माता पिता की भी होगी। अगर कोई बच्चा डमी तरीके से पढ़ाई करने की कोशिश करेगा तो इसका खामियाजा उसे खुद भुगतना पड़ेगा। साथ ही बोर्ड ने डमी कल्चर को बढ़ावा देने वाले स्कूलों को भी चेतावनी दी है। ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जिसमें जुर्माना या मान्यता रद्द करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। बोर्ड का मकसद है शिक्षा का स्तर बनाना। हर स्टूडेंट नियमित रूप से स्कूल जाकर पढ़ाई करे। ये फैसला खासकर उन छात्रों को झटका देगा जो 12वीं के छात्र हैं और इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी के लिए कोचिंग पर फोकस करते हैं और स्कूल को बस औपचारिकता मानते हैं। बोर्ड का मानना है स्कूल की पढ़ाई जरूरी है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस नियम को 2025-26 सेशन से लागू करने की बात चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो डमी स्कूल के छात्रों को नेशनल ओपन स्कूल यानी NIOS से परीक्षा देनी पड़ सकती है। इस फैसले से अभिभावकों स्कूलों में हड़कंप मच गया। कई लोग इसे सही ठहरा रहे हैं तो कुछ इसे सख्त मान रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस नियम का कितना असर होता है और इस फैसले से स्कूलों, छात्रों का रवैया कितना बदलता है। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे सीबीएसई के इस फैसले को लेकर। तो सीबीएसई ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है डमी एडमिशंस को लेकर। सीबीएसई ने यह भी साफ तौर पर कह दिया है कि अब जितने भी स्कूल हैं जो डमी एडमिशन लेते हैं उनकी खैर नहीं है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीते साल में भी सीबीएसई ने एक बड़ा एक्शन, एक बड़ी कार्रवाई की थी जहां सरप्राइज विजिट करके सरप्राइज निरीक्षण करने के दौरान 27 स्कूलों का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद 21 स्कूलों का एफिलिएशन यहां पर सीबीएसई ने वापस ले लिया। वही 6 स्कूलों को डाउनग्रेड कर दिया, यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से उन्हें सेकेंडरी स्कूल कर दिया। और अब सीबीएसई ने ये कह दिया है, साफ साफ कह दिया है कि जितने भी स्कूल जो एडमिशन लेते हैं, डमी एडमिशन लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन छात्रों ने डमी एडमिशन के माध्यम से डमी स्कूलों के अंदर एडमिशन लिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन उन्हें एग्जाम देने के लिए ओपन तरीके से उन्हें एग्जाम दिया जाएगा। जो ओपन स्कूल है उसके तहत उनको एग्जाम दिलवाया जाएगा। तो सीबीएसई इसी सत्र से 2025-26 सेशन से ही इस फैसले को लागू करने की तैयारी में है। इसके साथ ही साथ सीबीएसई ने यह भी कहा है कि पूरे देश के अंदर जितने भी डमी तरीके से एडमिशन लिए जाते हैं उसको लेकर लगातार यूं ही कार्रवाई जारी रहेगी। क्योंकि बीते साल भी सीबीएसई ने राजस्थान के अंदर, इसके अलावा दिल्ली के अंदर 27 ऐसे स्कूलों का औचक निरीक्षण किया था जहां पर डमी एडमिशन लगातार किए जा रहे थे और लगातार डमी एडमिशन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी तमाम याचिकाएं लगाई गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सीबीएसई को, राज्य सरकारों को यह आदेश दिया कि जिन भी स्कूलों में डमी एडमिशन होते हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। क्योंकि याचिकाओं में यह भी कहा गया था कि जो छात्र डमी तरीके से एडमिशन लेते हैं उसके बाद वो छात्र दूसरे राज्यों के अंदर जाते हैं। खासकर यहां पर राष्ट्रीय राजधानी का जिक्र किया।
राष्ट्रीय राजधानी का याचिका के अंदर जिक्र किया कि किस तरीके से जो दूसरे स्टेट के अदर स्टेट के जो बच्चे हैं डमी एडमिशन लेते हैं स्कूलों के अंदर, लेकिन फिर दूसरे स्टेट के अंदर जाकर कोचिंग सेंटरों के अंदर वो पढ़ते हैं और उसके बाद जो स्टेट का जो कोटा होता है इंजीनियरिंग के अंदर, नीट के अंदर, उस कोटे का फायदा दूसरे स्टेट के बच्चों को मिलता है। तो इस पर भी सीबीएसई को नजर रखनी होगी, निगरानी करनी होगी और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि सीबीएसई जल्द से जल्द कार्रवाई करना शुरू करे। और इसी पर चर्चा करने के लिए कि आखिरकार डमी एडमिशन पर अब जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर जो भी अब कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिरकार जिन स्कूलों के ऊपर ये गाज गिरेगी उसके बाद उन स्कूलों के बच्चों का क्या होगा, उन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देती हूँ हमारे साथ डॉक्टर जगजीत सिंह धूरी, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड एसोसिएशन, प्रेसिडेंट ऑफ जॉइंट एसोसिएशन कॉलेजेस। इसके अलावा हमारे साथ कुलदीप तिवारी, सीबीएसई बोर्ड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुषमा दीक्षित, कोऑर्डिनेटर एंड एग्जाम कंट्रोलर हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। डॉक्टर जगजीत जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, जब बार बार डमी एडमिशन की बात करते हैं तो बहुत से लोगों के जहन में कंफ्यूजन होता है कि डमी एडमिशन क्या होता है। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि डमी एडमिशन क्या होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मुझे ऐड करने के लिए। जी, डमी एडमिशन का मतलब हम लेते हैं जो बच्चे खास तौर पर +1 और +2 की क्लासेस में रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं करते और कोचिंग सेंटर में चले जाते हैं, तो स्कूल उनकी अटेंडेंस रेगुलर तौर पर लगाते रहते हैं। उनको हम डमी एडमिशन का नाम दे रहे हैं, जो इस समय मैक्सिमम चलन में है और जिसकी वजह से स्कूल, पेरेंट्स और सारे जो चिंतक हैं वो इस वजह से परेशान हैं कि बच्चे हैं जो वो रेगुलर स्कूल नहीं आ रहे हैं। और इसको बढ़ावा देने वाले कोचिंग सेंटर भी हैं, माँ बाप भी हैं, इंस्टीट्यूशन भी हैं, सभी जिम्मेवार हैं इसके लिए। जी, जगजीत जी, बिल्कुल। देखिए, आपने यहाँ पर एक तरीके से बताया कि जो डमी एडमिशन होते हैं उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं, खासकर जो पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे नीट करे, जेईई करे, लेकिन उसके लिए उनको कोचिंग सेंटर्स में भेज दिया जाता है, उनको डमी एडमिशन के सहारे। लेकिन सर, क्योंकि सीबीएसई के जो रूल है वो ये कहते हैं कि जो स्कूलों के अंदर 75% अटेंडेंस जरूरी है परीक्षा देने के लिए, लेकिन यहाँ पर जब आप डमी एडमिशन लेते हैं उसके बाद आप कोचिंग चले जाते हैं, लेकिन स्कूल फिर भी शो करते हैं कि हाँ 75% अटेंडेंस यहाँ पर हो रही है। तो ये शुरुआत से ही एक तरीके से डमी एडमिशन इलीगल था, क्योंकि सीबीएसई के मानकों पर ये खरा नहीं उतर रहा था। उसके बाद पिछले साल कार्रवाई की गई सीबीएसई की ओर से, जिसमें 21 स्कूलों का जो एफिलिएशन था सीबीएसई का वो कैंसिल कर दिया। इसके अलावा जो 7 स्कूल से 6 से 7 जो स्कूल थे उनको डाउनग्रेड कर दिया, उनको सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी से उनको सेकेंडरी पर ला दिया। तो सर, ये तो शुरुआत से ही इलीगल था। जी, देखिए, ऐसा है जो ये एक्शन लिए गए हैं हम मतलब इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से बहुत सारे स्कूल जो हैं वो डमी एडमिशन करने से रुक जाएंगे। और इसके साथ ही इसका बहुत एक आसान सा तरीका है। अगर बच्चों की +1 +2 की अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक कर दी जाए तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि बच्चे जो रेगुलर पूरे कंट्री में सीबीएसई को चाहिए, हर एक बोर्ड को चाहिए, नॉट ओनली सीबीएसई, के स्कूल के बच्चों की जो अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक और ऐसे मीडिया से हो जाए जिसमें कोई गुंजाइश ही ना रहे कि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है इसकी बजाय कि बाद में एक्शन किए जाएं। इसमें एक परेशानी क्या रहती है, अगर 2-3 स्कूल हैं, एक स्कूल डमी एडमिशन ले रहा है, दूसरे 2 नहीं ले रहे हैं, तो उनको बहुत सी परेशानी होती है कि वो नहीं ले रहे हैं, बच्चे हैं सारे के सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की इच्छा रहती है कि उनके बच्चे नीट, आईआईटी ऐसे एग्जाम क्लियर करें। सो इसकी सोल्यूशन ये भी बनता है कि स्कूल्स को भी अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए और जो कोचिंग के लिए जो भी स्टडी है, मटेरियल है, वो स्कूल में प्रोवाइड किया जाए, तो कम से कम बच्चे हैं जो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाने से रोक सकते हैं। जी, बिल्कुल जगजीत जी, आपने यहाँ पर बहुत अच्छा सुझाव यहाँ पर दिया है कि बायोमेट्रिक का यूज किया जाए स्कूलों के अंदर, ताकि बच्चों की हाजिरी उससे पता लगाया जा सके। कुलदीप जी,
सीबीएसई के अंदर तमाम रूल रेगुलेशन कहते हैं, लेकिन ये जो डमी एडमिशन था, ऐसा नहीं है कि इसी साल से शुरुआत की गई है। काफी सालों से ये चल रहे हैं इस तरीके से। इसको इलीगल ही कहूंगी, लेकिन अब जो लगातार ये चीजें कही जा रही है कि डमी एडमिशन पर बैन कर दिया, बैन कर दिया। सर, ये लीगल तो कभी थे ही नहीं कि जो इन पर बैन लगेगा। लेकिन हालांकि सीबीएसई ने अब इस पर कड़ा एक्शन लेना शुरू किया है। और जैसा कि मैंने पिछली बार के एग्जाम्पल दिए कि बीते साल में किस तरीके से सीबीएसई ने कार्रवाई की, अब दिल्ली हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया, जो याचिकाएं डाली गई थी, अब किस तरीके से आगे, क्योंकि देखिए जो बच्चे अब डमी एडमिशन के तहत एडमिशन ले चुके हैं, उनका आगे भविष्य क्या रहेगा, किस तरीके से सीबीएसई अब उन बच्चों के साथ एक तरीके से न्याय करेगी, उनके लिए क्या कुछ योजनाएं अब सीबीएसई के पास रहेंगी? देखिए, कोई भी अगर योजना लागू करनी चाहिए गवर्नमेंट को, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि जो प्रेजेंट में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनकी परीक्षा को और उनके भविष्य पे कोई खतरा ना हो। जी, निस्संदेह ये जो डमी एडमिशन का और जो चलन बढ़ रहा है, ये बहुत ही गलत है और इससे बच्चों पे नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। लेकिन ये अभिभावकों और बच्चों की काउंसलिंग और उनकी जो एक समझ ये बार बार डेवलप होती जा रही है कि हम अपने बच्चे को कोचिंग में पढ़ा लेंगे, कोटा में पढ़ा लेंगे या दूसरे अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा करके हमारा बच्चा अच्छा निकल जाएगा। तो ये पेरेंट्स की भी लापरवाही है, उसका नेगेटिव इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है, क्योंकि जो एकेडमिक्स का नॉलेज बच्चे को होना चाहिए स्कूल लेवल पे, वो बच्चा नहीं कर पाता है। और नो डाउट कि इसमें बहुत सारे बच्चे जो ये सोच करके डमी एडमिशन लेते हैं और कोचिंगों में तैयारी करते हैं कि हम बहुत अच्छा कर ले जाएंगे आगे फ्यूचर में कंपटीशन में, तो वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले बात तो गवर्नमेंट को तत्काल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए सीबीएसई को, जिससे उन बच्चों का भविष्य खराब ना हो। और आगे के लिए डमी एडमिशंस पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। 75% जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए। देखिए, इससे एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी आती है कि जितने ये डमी एडमिशन डमी स्कूल हैं, ये बच्चों की फर्जी अटेंडेंस लगाते हैं जी, क्योंकि जो कि एक इलीगल चीज है। क्योंकि बिना 75 अटेंडेंस का परसेंट अटेंडेंस का क्राइटेरिया पूरा करें आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन बच्चे एग्जाम दे रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि स्कूलों में जो अटेंडेंस लगाई जाती है वो गलत तरीके से लगाई जाती है। तो इसके लिए चेक करने का एक प्रॉपर पैटर्न, प्रॉपर सिस्टम स्कूलों के द्वारा और बोर्ड्स के द्वारा भी बनाया जाना चाहिए। जो सीबीएसई बोर्ड कर रहा है, यही प्रचलन दूसरे बोर्डों में भी शुरू है। ये आईसीएसई बोर्ड में भी डमी एडमिशन का भी एक प्रचलन है। तो इस पे निस्संदेह रोक लगनी चाहिए। ये कोई अच्छी प्रचलन नहीं है, बच्चों के भविष्य के साथ एक तरीके से खिलवाड़ है। जी, ठीक है। सुषमा जी, यहाँ पर एक सुझाव इस तरीके से जगजीत जी ने दिया है कि बायोमेट्रिक का यूज किया जाए हर एक स्कूल के अंदर, ताकि जो 75% अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि कितने स्टूडेंट जो है हाजिरी अपनी 75% कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन अब सीबीएसई ने यह भी कहा है कि जो बच्चे डमी एडमिशन के तहत स्कूलों के अंदर गए हैं, बाद में कोचिंग सेंटर्स के अंदर जाते हैं, कोचिंग लेते हैं अपनी नीट के लिए, जेईई के लिए या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अब उनके लिए यह किया जाएगा कि वो ओपन जो स्कूल होते हैं, जो ओपन तरीके से एडमिशन लेते हैं, उसके तहत आप परीक्षा दे सकते हैं। तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि डमी एडमिशन और ओपन जो एडमिशन होते हैं उनमें क्या बेसिकली अंतर होता है? देखिए, डमी स्कूल्स का कॉन्सेप्ट ये है, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी। डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे वहां पे एडमिशन ले लेते हैं और वो कभी भी उनको स्कूल नहीं जाना पड़ता, वो सीधे बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर कर लेंगे। ठीक है। और ओपन सिस्टम में क्या है कि वो वहां भी सेम पैटर्न में वो स्कूल के एज अ प्राइवेट कैंडिडेट वहां पे वो अपीयर करेंगे। वहां पे ऐसा नहीं होगा कि वो किसी पर्टिकुलर स्कूल के हैं। यहाँ पे क्या है, डमी स्कूल्स में वो प्रॉपर एक स्कूल के कैंडिडेट के तौर पे दिखाए जाते हैं। ये और बात है कि वो कभी स्कूल नहीं आते। 75% उनकी अटेंडेंस नहीं होती है, बट ऑन रिकॉर्ड उनको शो किया जाता है कि ये 75% अटेंडेंस किए हैं। ठीक है। एक तरह का मतलब ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे बच्चा प्रेजेंट भी नहीं है, उसको एज अ प्रेजेंट होकर हम दिखा रहे हैं स्कूल में। तो ये एक तरह से एजुकेशन के साथ ये खिलवाड़ है। और जो ये सीबीएसई ने कदम उठाया है कि मैंडेटरीली 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, तो ही बच्चे को हम एग्जाम देने देंगे। ये एक बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है मेरे ख्याल से। ये बात ठीक है कि जो बच्चे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं,
कुछ ऐसा बीच का पैटर्न निकाला जा सकता है जिससे उनके कंपटीशन की तैयारी में फर्क ना पड़े, और साथ साथ वो स्कूल मैंडेटरीली जाएं, क्योंकि सिर्फ जी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स ही नहीं पढ़ना होता है ना। जी बाकी सब्जेक्ट्स भी आप स्कूल में पढ़ते हो, और वहां पे आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का। तो जो 11th-12th के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं और जो नहीं जा रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस देखा गया है, उनके राइटिंग स्किल में बहुत डिफरेंस देखा गया है। और क्योंकि ये बहुत धड़ल्ले से प्रमोट हो रहा है, कोचिंग सेंटर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपका इस जगह पे एडमिशन करा देंगे, आप हमारे यहाँ कोचिंग में पढ़िए। लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं लेते हैं कि वो जितने बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं सबका निकाल रहे हैं। ऐसा जी भी नहीं है कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं कोचिंग या स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के साथ साथ भी वो कॉम्पीट कर रहे हैं। तो ये कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ओवरऑल बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ऐसा मैं समझती हूँ। तो जी ये सीबीएसई का ये कदम बहुत ही अच्छा है, और बच्चों को 75% अटेंडेंस होने पर ही उनको एग्जाम देना चाहिए। दिस जी इज क्वाइट अप्रिशिएबल। इंदुकांत जी, देखिए सीबीएसई का फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन इसको मैं थोड़ा इस तरीके से भी देखना चाहूंगी, क्योंकि बार बार यहाँ पर हम कोचिंग सेंटर्स का जिक्र कर रहे हैं, बार बार कोचिंग संस्थानों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम एकेडमिक की बात कर लेते हैं। जब बच्चे स्कूलों के अंदर जाते हैं तो वो सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ते हैं, यानी कि डिटेलिंग में उनको सारी चीज़ें बताई जाती है। लेकिन जो कोचिंग संस्थान होते हैं वो दावा ही ये करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, नीट के अंदर हो जाएगा, आपका जेईई के अंदर हो जाएगा, इस तरीके से वो सारी चीज़ें बोलते हैं। दूसरा, अगर हम स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करने के तरीके, वहाँ पर जब 3-4 लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, टीचर्स के साथ उनकी कम्युनिकेशन होती है, 100 तरीके की चीजें उनको सिखाई जाती है। एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है वो उनसे करवाई जाती है। जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं स्कूलों के अंदर, उनमें पार्टिसिपेट स्टूडेंट करते हैं। तो ओवरऑल उनका ना केवल वो एकेडमिक चीजें सीख रहे हैं, बल्कि बाकी चीजें भी सीखते हैं। और जब कोचिंग सेंटर्स पर आते हैं तो वो केवल एक पढ़ाई के अंदर इन्वॉल्वमेंट होकर रह जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे सामने है, उसमें हमें सेलेक्ट होना है। फिर जब अपने साथ वो इतने सारे बच्चों को देखते हैं कि किस तरीके से वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से वो पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर एक तरीके से वो स्ट्रेस में जाते हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। और कितने ज़्यादा सुसाइड के केस तो हमारे सामने आते हैं, खासकर कोटा जैसे शहरों से। जो टायर 2, टायर 3 की जो सिटीज़ है, उनसे ऐसे केसेस बहुत सारे सामने आते हैं। देखिए अमीषा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत तरह के तनाव आते हैं। बेसिकली मैं ये मानता हूं कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है जी, इस शिक्षा व्यवस्था में शुरू से कहीं न कहीं ऊंच नीच का फर्क रहा है। कुछ लोग बहुत धन खर्च करके बहुत सारी व्यवस्थाएं ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन व्यवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ लोग गांव में हैं जिनको क्या ट्रेंड है एग्जाम्स का, क्वेश्चंस का, ये भी नहीं पता चलता है। इसलिए आपने देखा होगा गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं लेके आती है जो निचले तबके के लोग हैं उन बच्चों को ट्रेनिंग के लिए। अब बेसिक फंडामेंटल सवाल क्या है अमीषा जी, कि आखिरकार ये कोचिंग संस्थान या इस तरह के डमी क्लासेस की या स्कूल के अरेंजमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये इसीलिए पड़ती है क्योंकि जिस स्कूल में बच्चा एनरोल्ड होता है वो सर्वांगीण विकास के लिए या संपूर्ण शिक्षा के लिए जो कॉम्पिटिटिव माहौल है उसके लिए वो जो इनपुट है वो बच्चे को नहीं दे पाता है। तभी तो बच्चा कहीं कोटा जाता है, कहीं दिल्ली जाता है, कुछ चीजों के लिए बंबई जाता है। तो इस तरह की जो भागा भागी करनी पड़ती है वो इसलिए क्योंकि उसके विद्यालय के अध्यापक या तो दे आर नॉट एड टू दैट मैकेनिज्म, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, नहीं जानते हैं। एक बड़ी चीज और क्या होती है अमीषा जी, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, यहाँ पे जो बेस्ट लोग होते हैं वो एजुकेशन के सिस्टम में जाते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन के सिस्टम में बेस्ट बाय चॉइस कुछ लोग जाते हैं। अधिकतर लोग ऐसे जाते हैं जो लोग बाकी सिस्टम्स में इंजीनियर नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, मैनेजर नहीं बन पाए, आईटी सेक्टर में नहीं बन पाए, तो बाय डिफॉल्ट जो फेलियर के लोग हैं, जो बाकी फील्ड्स में फेल हो जाते हैं, आईएएस नहीं हो पाए, वो टीचर बनते हैं। तो जो खुद आईआईटी नहीं कर पाया, जो खुद नीट नहीं कर पाया, जो खुद आईएएस नहीं बन पाया, अब वो आईएएस की ट्रेनिंग देता है या स्कूल में आकर के बच्चों को पढ़ाता है, तो एक तो वो हीन मानसिकता से ग्रस्त होता है। दूसरा, वो खुद जहां सक्सीड नहीं किया वहां सक्सेस का जो रास्ता है, पाथ टू सक्सेस,
कैसे बच्चों को बताएगा? ऐसे में मजबूरी में पेरेंट्स को ऐसे संस्थानों में डालना पड़ता है, और जब ऐसे संस्थानों में डालते हैं तब समस्या आती है कि उनका एनरोलमेंट कैसे हो। अब इनरोलमेंट के लिए ऐसे डमी स्कूल बिल्कुल जिसको कहते हैं कि कुरमुत्ते की तरह पूरे देश में फैलते हैं, व्याप्त होते हैं। अब सीबीएसई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन मिनिस्ट्री को यह देखना होगा कि आखिरकार इसको रोकने के लिए वो केवल ये फैसला कर लें कि डमी कैंडिडेट्स या डमी स्कूल को हम बैन कर देंगे, तो जो बच्चे ग्रामीण परिक्षेत्र से आते हैं, जिनको अपने स्कूलों में, अपने दूरस्थ इलाकों में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है, दिल्ली भेजते हैं, कोटा भेजते हैं, उनके बच्चे अब आखिरकार जब क्लास नहीं पास करेंगे तो कोचिंग का क्या फायदा होगा? तो एजुकेशन के सिस्टम को जब तक मजबूत न करें, स्किलफुल शिक्षकों को अच्छे संस्थानों में न भेज सकें, तब तक अगर इस ढंग का बैन बिल्कुल एक तरफा लगाएंगे तो व्यवस्था टूटने का डर इंदुकान जी, होगा। बिल्कुल सिस्टम को किस तरह से सुधारा जाए स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर, सीबीएसई क्या कर सकता है, ये तो जगजीत जी से जानेंगे। लेकिन सर, जब कोचिंग सेंटर्स की बात करते हैं, देखिए ये तो एक साइड, एक पहलू हुआ, वो सवाल पूछना वाजिब भी है, वो पूछेंगे भी। लेकिन आप भी जानते हैं, कोटा सिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तरीके से हब है कोचिंग सेंटर का, और वहां से आए दिन जो सुसाइड की खबरें आती है, जो मानसिक तनाव बच्चों के ऊपर रहता है कोचिंग सेंटर्स की वजह से, उस पर भी तो सवाल पूछना होगा सर। क्योंकि ना जाने कितने बच्चे होते हैं जो अपने सपनों को लेकर जाते हैं कोचिंग के अंदर, जो कोचिंग सेंटर्स उनको सपने दिखाते हैं कि हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, आप इतनी फीस जमा कीजिए, वो फीस भी जमा कर देते हैं, कर्जा लेकर फीस जमा करते हैं, उसके बाद उनके अगर मन मुताबिक जो रिजल्ट वो चाहते हैं वो नहीं आ पाता है, उसके बाद एट द एंड वो सुसाइड कर लेते हैं। जी इंदुकान जी। क्योंकि देखिए, जब बच्चे कोटा में गए, अब आपको पता है कि कोटा में ही लाखों बच्चे पढ़ते हैं नीट के लिए, और लाखों बच्चे पढ़ते हैं आपके आईआईटी के लिए। अब ये जो बच्चे हैं, इनमें से आपको पता है कि आईआईटी में आपको 5 से 10 हजार सीटें हैं। फिर देश में जितने एनआईटीज हैं उनमें भी आपको सिलेक्टेड 10,000 के आसपास सीटें होंगी। जब ये 10,000 प्लस 10,000 20,000 बच्चे निकल गए, इसके अलावा जो 1,80,000 2 लाख बच्चे केवल कोटा में बच गए, पूरे देश के कोचिंग संस्थानों में तकरीबन 10 से 15 लाख बच्चे बच गए। वो बच्चे कहां जाएंगे? उनमें से जिनके पास घर का सपोर्ट नहीं होता है, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है, कई लोगों के माँ बाप अपने खेत, अपने मकान, अपनी प्रॉपर्टीज बेच करके बच्चों को भेजते हैं, उनके में इस तरह की डिस्ट्रेस आती है, इस तरह की एंजाइटी आती है कि कई बार वो गलत रास्ते अपना लेते हैं। तो अब मैंने इसीलिए कहा कि फंडामेंटल सवाल यह है अमीषा जी कि आखिरकार इस रास्ते पे बच्चों को जाने की जरूरत या मजबूरी क्यों होती है? आखिर उनके स्कूल में, जैसे कई स्कूल हमारे यहाँ अभी भी ऐसे हैं अमीषा जी, जहाँ पे इतनी अच्छी शिक्षा होती है कि किसी कोचिंग से भी अच्छी होती है। तो अगर शिक्षण संस्थान अच्छे शिक्षकों को रखें, दे आर वेल पेड। अब आप कोचिंग में देखिए, टीचर को 5,000 से 10,000 रुपए पर डे मिलता है कई जगहों पे, लेकिन अपने यहाँ शिक्षण संस्थान ऐसे हैं प्राइवेट जहां पे महीने में शिक्षकों को 5,000 10,000 मिलता है। तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पैरेलल कैपेबिलिटी वाले या बिल्कुल इंदुकान जी, ये सवाल मैं जगजीत जी से ही पूछ, प्राइवेट एजुकेशनल संस्थानों को टाइट किया जाए, वहां स्क्रू टाइट किया जाए, अगर वहां पे ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाए कि उनके पास भी इतने रिसोर्सेज हों कि वो अपने यहाँ शिक्षकों को वेल पेड रख सकें और अच्छे क्वालिफाइड शिक्षकों को रखें, तो बच्चों को, पेरेंट्स को कोई शौक थोड़े है। ठीक है इंदुकान जी, बिल्कुल आपने जो सवाल पूछा है वो जगजीत जी से पूछूंगा। जो आप जो जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे अच्छे स्कूल है, उनमें अगर मैं गलत ना हूं तो नवोदय स्कूल एक ऐसा है सरकार का जो बहुत अच्छा है। जगजीत जी देखिए, यहाँ पर इंदुकान जी ने एक बहुत अच्छा और वैलिड क्वेश्चन उठाया कि जो कोचिंग सेंटर्स है वो किसकी लापरवाही है। क्योंकि देखिए, अगर अभिभावक है वो चाहते हैं उनके बच्चों को अच्छे मार्क्स आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करे, उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो, तो यहाँ पर जो सवाल खड़ा होता है वो एजुकेशन सिस्टम पर भी खड़ा होता है। जगजीत जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हम चर्चा कर रहे हैं सीबीएसई के उस एक्शन को लेकर जिसमें सीबीएसई ने साफ कर दिया कि अब जो डमी एडमिशन है वो बंद होंगे। इसके अलावा जितने भी स्कूल है जो डमी एडमिशन लेते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और उन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जगजीत जी,
इंदुकांत जी ने, देखिए एक वैलिड क्वेश्चन कोचिंग सेंटर्स पर उठता है, लेकिन इंदुकांत जी ने यहाँ पर कहा कि उन कोचिंग सेंटर्स तक बच्चों को पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारा एजुकेशन सिस्टम है। जो इस तरीके से पढ़ाई होती है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो एकेडमिक जो होता है, जो स्कूल्स होते हैं, उनके अंदर शिक्षा का स्तर उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। इसी वजह से बच्चे कोचिंग के अंदर जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसीलिए वो डमी एडमिशन लेते हैं। जी देखिए, ऐसा है, जो हमारा सरकार है, गवर्नमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सिर्फ वही जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया कि बच्चों को, उनके पेरेंट्स को कोचिंग के लिए जाना ही पड़ता है। जी यही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए। अब हम बात कर रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं स्कूल्स पर। आप एक कोचिंग सेंटर को पकड़ो, वहाँ देखो भी किस किस स्कूल के बच्चे हाजिर बैठे हैं, अटेंडेंस है, उन वहाँ से सीधा एक्शन हो सकता है। और हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन को ये लाजमी होना चाहिए, वो डिक्लेयर करे अपनी वेबसाइट पर कि उसके बच्चे जो उसके पास कोचिंग ले रहे हैं वो किस किस स्कूल से हैं। तो पहले यही पता लग जाएगा। पंजाब का बच्चा अगर कोटा में बैठा कोचिंग ले रहा है तो दिन में कैसे वो क्लासेस लगाने आ रहा है वो। और दूसरा बात आप बोल रहे हो भी ओपन क्लासेस, ये तो और इसको बढ़ावा देने की बात है। अभी आप स्कूल को छोड़ ही दो, ओपन से जाओ और आराम से कोचिंग लो। तो मैं इसके हक में भी नहीं हूँ। बच्चों को रेगुलर क्लासेस होनी चाहिए, उनका असेसमेंट और एंट्रेंस एग्जाम का असेसमेंट एक जैसा होना चाहिए। और गवर्नमेंट को, सरकार को कोचिंग इंस्टीट्यूशन पर डे टाइम पर बिल्कुल पाबंदी, रूल बना है, नोटिफिकेशन हुई है, लेकिन एप्लीकेबल नहीं हुआ, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो ये अपने आप कुछ स्कूल्स की बायोमेट्रिक कर दें तो ये तो 5 मिनट का काम है इसको बंद करने का। तो इसलिए ये कोई चर्चा का विषय नहीं है भी इसको कैसे रोका जाए। तो अगर सरकार चाहे, सीबीएसई बोर्ड या दूसरे बोर्ड चाहे, तो ये 5 मिनट का काम है, जस्ट 5 मिनट का। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन को भी डिक्लेयर करने के लिए बोला जाए और अटेंडेंस जो बायोमेट्रिक हो जाए, ये सारे स्टेप ले लिए जाए, तो ये 5 मिनट में रुक जाएगा सारा सिस्टम। जी जगजीत जी, देखिए बार बार हम जब कोचिंग की बात करते हैं, ठीक है, कोचिंग के अंदर जो चीज़ें होती है, आज जब मैं इसको लेकर थोड़ा रिसर्च कर रही थी या जो वीडियोस इसके ऊपर आए थे यूट्यूब के ऊपर कि किस तरीके से डमी वर्सेस जो स्कूल्स है उनके अंदर पढ़ाई का स्तर किस तरीके से है, उसमें प्रोस एंड कॉन्स तो लगातार बताए जा रहे थे कि, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा थी कि वो डमी एडमिशन क्यों आपके लिए फायदेमंद है, ये चीजें ज्यादा बताई जा रही थी। सर, जितने भी यूट्यूब पर मैंने वीडियोस देखे थे, लगातार बच्चों को ये कहा जा रहा था अगर आप डमी एडमिशन लेते हैं तो वो आपके लिए अब खतरनाक होगा क्योंकि सीबीएसई उस पर एक्शन लेगी। वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन सर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गई, मैथमेटिक्स, खासकर जो साइंस के बच्चे होते हैं वही कोचिंग सेंटर के अंदर जाते हैं। कोटा पूरा एक हब है, उसके अंदर देखा है। लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती है वो स्कूल के अंदर होती है, जाहिर सी बात है। एक्स्ट्रा जो लैंग्वेज बच्चे सीखते हैं वो भी स्कूल्स के अंदर सीखते हैं, ये भी ठीक बात है। लेकिन जब सब्जेक्ट पढ़ने की बारी आती है, सब्जेक्ट को समझने की बारी आती है, तो सबसे बड़ा सवाल उसी पर खड़ा होता है। ये कहा जाता है कि आप बाकी सब एक्स्ट्रा करिकुलम सीख रहे हैं, आप कम्युनिकेशन को बेहतर करना सीख रहे हैं, आप कल्चरल प्रोग्राम्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो चीजें आप एक्नोलेज कर रहे हैं, लेकिन एक रट्टू तोता जो वर्ड यूज किया जाता है ना सर, अब वो यूज किया जाता है कि स्कूलों के अंदर रट्टू तोता बनाया जाता है। जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जगजीत जी, आपसे। जी जी, मैं एक्चुअली देखिए ये एक नेक्सस है जो एक कोचिंग संस्थानों और स्कूल के बीच में एक उनके सामंजस्य से चल रहा है जी। और इसमें किसी भी प्रकार से बच्चे का कोई भला नहीं हो रहा, पैसे का बहुत बड़ा खेल चलता है और स्कूलों का जो कमीशन है वो बहुत तगड़ा होता है इसमें जी। कोचिंग संस्थानों का और स्कूलों का एक बहुत बड़ा पैसे का जो खेल है, कमीशन का खेल है। और यही नहीं, डमी स्कूलों में बच्चों से पैसे भी ज्यादा लिए जाते हैं अभिभावकों से, इस बात के लिए लिए जाते हैं कि हम आपके बच्चे की अटेंडेंस लगाएंगे और आपका बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो हमें डबल फीस चाहिए होगी इससे। तो ये सारी चीजें चल रही है और ये सीबीएसई बोर्ड की नजर में आया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, जब भी कभी कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके अंदर एक सामाजिकता का भाव आता है, उसका टोटल ओवरऑल कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करता है, तो उसका वो जो वहाँ पे ब्रेन डेवलप होता है स्कूल के अंदर, स्कूल एजुकेशन के द्वारा, अलॉन्ग विद द एजुकेशन ऑफ ऑल नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, वो इतिहास का नॉलेज हो, वो हिंदी का हो, लैंग्वेज का हो, सारा चीजें होती हैं। क्योंकि कोचिंग में जब बच्चा जाता है तो एक
सीमित दायरा, केवल उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड चीजें ही पढ़ाई जाती है। तो एक बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो उसके अंदर की जो प्रतिभा है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो उसका ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं दब जाता है। तो ये केवल कोचिंग, ये बढ़ावा पिछले कुछ वर्षों में इसको मिला है। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने स्कूलों के साथ में पैचअप कर रखा है और उसके माध्यम से ये जाता है, जिसका बाकायदे स्कूलों को बड़ा एक कमीशन मिलता है, तो इंसेंटिव उसके द्वारा मिलता है कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो इस पर रोक लगना ही चाहिए। और बस ये बात है कि जो सीबीएसई बोर्ड है, वो जो प्रेजेंट में जो बच्चे डमी एडमिशन ले चुके हैं, तो अब उनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी नियम लागू हो वो अगले सेशन से लागू होना चाहिए। जी बिल्कुल जगजीत जी, और आपने बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर ये उठाया है कि जो कमीशन होता है स्कूलों को वो भी मिलता है, क्योंकि आपने यहाँ पर जिक्र किया कि इस तरीके से जो स्कूल होते हैं वो कोचिंग के साथ एक तरीके से एमओयू में इसको कहूँगी कि हम डमी एडमिशन लेंगे, बच्चे आपके कोचिंग के अंदर आएंगे, आप उनको अच्छे से पढ़ाइएगा, और यहाँ पर जो है कमीशन कोचिंग की ओर से लिया जाता है, साथ ही साथ उन पेरेंट्स से भी एक्स्ट्रा फीस वसूली जाती है जो डमी एडमिशन अपने बच्चों को दिलवाते हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट ने जब अपना वक्तव्य दिया, अपना वर्डिक्ट दिया, तो उसमें ये चीज भी उन्होंने एक तरीके से कही थी कि जो इस तरीके से बच्चे, देखिए आप मान लीजिए आप हरियाणा के हैं, आपने हरियाणा के किसी गांव से हैं, वहां पर आपने जो है डमी एडमिशन ले लिया, लेकिन आप जाकर तैयारी करते हैं दिल्ली के किसी कोचिंग संस्थान के अंदर, तो वहां पर जो कोटा निर्धारित किया जाता है जेईई के लिए, नीट के लिए, फिर उस कोटे का फायदा उस हरियाणा के बच्चे को मिलता है। यहां पर भी एक चिंता दिल्ली हाईकोर्ट ने जाहिर की है। जी जगजीत जी। जी बिल्कुल। हेलो, हाँ जी जगजीत जी बोलिए। तो जो आप ये बात कह रहे हैं कि कमीशन स्कूलों का मिलता है, कोचिंग, तो सीबीएसई को इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि सांठगांठ जो है स्कूलों की भी है और कोचिंग सेंटर्स की भी है आपस में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, स्कूल को जो भी एजुकेशन है उसको पूरा व्यावसायिक बना के रखा हुआ है, और ये सबसे बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए कि देखिए स्कूलों को और कोचिंग के बीच में बच्चा पिस रहा है, और हर तरफ से वो केवल पैसे की ही लूट मची हुई है। स्कूलों का फीस भी थोड़ी बहुत नहीं है। एक आम आदमी जो मध्यम वर्गीय परिवार है, ना वो कोटा में बच्चों को लाखों की फीस देकर के वहां पे पढ़ा सकता है, वो उसके लिए सपना होता है, ना वो किसी अच्छे स्कूल में बच्चों को शिक्षा दिला पाता है महंगे स्कूलों में। तो ये जो प्राइवेट स्कूल्स के बीच में और जो कोचिंग के बीच में ये जो एक मॉनेटरी जो गेन लेने के लिए एजुकेशन को जो एक व्यवसाय बना दिया गया है, तो इस पे सीबीएसई बोर्ड को ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, और इस तरीके से स्कूलों पे नजर रख के एक्शन लेना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है, जो स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करी हुई है, और डमी स्कूल जो भी चलाते हैं उनको डिमोरलाइज करने की जरूरत है, डिमोट करने की जरूरत है। और सीबीएसई बोर्ड अगर ऐसा एक्शन ले रहा है तो इसका दूसरे जो बोर्ड है उन पर भी बड़ा अच्छा असर पड़ेगा, और ये एक पॉजिटिव एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की दिशा में एक पॉजिटिव कदम है, इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ठीक है कुलदीप जी, देखिए यहाँ पर क्योंकि सीबीएसई ने अब एक एक्शन लेना शुरू कर दिया है जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोचिंग का जो एक मकर जाल अब फैल रहा है उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो स्तर है इतना खतरनाक हो चुका है कि हर कोई बच्चा चाहता है कि प्रवेश जो परीक्षाएं होती है उसमें सिलेक्शन हो जाए, और इसकी वजह से जो घर वाले होते हैं वो कर्ज भी लेते हैं, अपनी जो इनकम होती है अब उसका 30 से 40% हिस्सा जो होता है केवल बच्चों की शिक्षा में खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जगजीत जी ने जिक्र किया कि सीबीएसई के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां होंगी। सबसे पहली चुनौती कि आप ठीक है एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जो बच्चे डमी एडमिशन के तहत अब एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए आपके पास क्या प्लान रहेगा। दूसरा, आप 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, लेकिन ये किस तरीके से आप कंफर्म करेंगे कि वो बच्चा 75% अटेंडेंस कर रहा है, नहीं कर रहा। और तीसरी चीज, स्कूलों के बीच में और कोचिंग के बीच में जो एक कमीशन हो चुका है उसको किस तरीके से टैकल करेगा अब सीबीएसई। जी कुलदीप जी, कुलदीप जी आपको आवाज आ रही है? तो कुलदीप जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुषमा जी, आपसे भी वही पूछूंगी। देखिए, अब सीबीएसई ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी है, चैलेंजेस बहुत सारे अभी सीबीएसई के सामने। उनको किस तरीके से टैकल करेगी, उनको किस तरीके से सोल्व करेगी यहाँ पर सीबीएसई? मैडम देखिए, सरकार है
सरकार के साथ काम करती है सीबीएसई। जी। तो जो उच्च पद पे होता है उसको कोई भी काम करने के लिए चैलेंजेस जरूर आते हैं, वो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये अंग्रेजों की देन है और जी। इसको हमने अभी तक तो बदलने की कोशिश की नहीं, लेकिन बहुत हद तक जब ये नया एनईपी आया 2020 आया, इसमें जी। काफी कुछ चेंजेस किए गए हैं। बट कोई चीज सक्सेस तब होती है जब आप उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर देते हो। तो जी। जितने भी इसमें फैक्टर्स इम्प्लीमेंट बताए गए हैं एनईपी के तहत, अगर उसको हम लोग वाकई अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए सरकार, और वो कर सकती है प्रोवाइडेड वेयर देयर इज अ वे देयर इज अ विल वेयर देयर इज अ वे, ये कहा जाता है। तो अगर वो चाहे तो स्कूलों के साथ ऐसे अपने ऑब्जर्वर्स जगह जगह रख कर इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मैम ये तभी हो सकता है जब आप अंदर से ट्रू हो, आप खुद भी ट्रू हो एंड यू आर ट्रू टू योर प्रोफेशन, ट्रू टू योर वर्क। अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, कठिन हो जाता है अगर सब उसी मिल बांट के खाने वाली व्यवस्था के होते हैं तो। ठीक है। तो जी। मुझे लगता है कि सरकार अगर अच्छे तरीके से चाहे और सोच ले कि हाँ हमको ये सिस्टम बदल देना है। आखिर बहुत दिनों के बाद एनईपी लेके आई, एनईपी में बहुत सारी अच्छाइयां हैं। ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो स्ट्रीम का प्रेशर होता था ये हमने हटा दिया। अब साइंस वाला बच्चा चाहे तो आर्ट्स का भी एक विषय साथ में पढ़ सकता है, लेकिन अगर ये पढ़ने के लिए इसको प्रॉपरली आप इम्प्लीमेंट तो करो। इम्प्लीमेंट करके फिर इसका रिजल्ट हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट देता है। और जहां तक बच्चे का सर्वांगीण विकास है मैम, ये जैसे देखा अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट देखिए प्रॉपरली स्कूल में ही होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रेशराइज कर देते हैं बच्चों को, और वो इस हद तक प्रेशराइज करते हैं कि नंबर ही लाना है, एट एनी कॉस्ट आपको लेके आना, अगर आईआईटी या नीट में नहीं हुआ मतलब यू आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है। तो बच्चे का सक्सेस वो नहीं है। मीन्स वी शुड नॉट मेजर अ मैन सक्सेस बाय हाउ हाई ही क्लाइम्स, बट हाउ ही बाउंसेस व्हेन ही हिट्स बॉटम। कितनी तेजी से वो कम बैक करता है जब वो हार जाता है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। और ये होगा कहाँ? ये स्कूलों में होता है, और ये तब हो पाता है जब आप उसको स्कूल भेजेंगे, वो हर तरह की व्यवस्था में पार्टिसिपेट करता है, को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, वहां का स्ट्रेस झेलता है। और एक और चीज मैं सोच रही थी, इम्प्लीमेंट हम लोग अगर चाहें तो कर सकते। देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न जो होता है स्कूल का 12th का वो डिफरेंट होता है, जी। और जो पैटर्न सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वो डिफरेंट जी। है। अब उसमें कुछ ब्रिजिंग की जा सके तो ये कोचिंग वालों का जो है क्या बोलते हैं, इनका जो वर्चस्व है वो थोड़ा कम हो जाए, कम होना ही चाहिए। और लेकिन ये आपको एक ब्रिज तैयार करना पड़ेगा कि आप क्योंकि 12th वाला बच्चा सिलेबस 12th का अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, तो वहां के टीचर्स की गलती नहीं हुई, वो तो वही पढ़ाएंगे ना जो उनका 12th का सिलेबस है, जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है उस हिसाब से वो पढ़ाएंगे। कि जी। अभी किसी ने कहा था एकदम बहुत रोट मेमोरी, इट्स नॉट रोट मेमोरी। वहां पर भी आप देखिए बहुत सारा एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें आया है चीजें, उसमें हम कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटेंसी बेस्ड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। अब पूरी तरह जी। से बच्चा रट के आ रहा है ऐसा नहीं, ये चीजें हमने हिस्ट्री बिल- सिविक्स में भी जो बेसिकली बिल्कुल रटने बिल्कुल वाले सुषमा सब्जेक्ट है जी, उसमें। आप स्कूलों की बात करें, टीचर्स के पढ़ाने के तरीके की बात करें कि किस तरीके से उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमारे साथ टीचर अध्यापिका प्रांजलि पांडे जुड़ चुके हैं। प्रांजलि जी, देखिए हम यहाँ पर चर्चा जो सीबीएसई ने जो एक्शन लिया है डमी एडमिशन के खिलाफ उसको लेकर कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल तो एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी उठ रहा है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसी की वजह से तो बच्चे कोचिंग सेंटर्स के अंदर जाते हैं। क्योंकि देखिए एक सवाल यहाँ पर इंदु कांत जी ने यह भी उठाया था कि प्राइवेट के अंदर जो टीचर्स होते हैं उनको उतनी सैलरी नहीं मिल पाती है जितनी कोचिंग के अंदर मिलती है। तो कोचिंग के अंदर आपको बहुत अच्छे आपको टीचर मिल जाते हैं, लेकिन स्कूलों की जब बात करते हैं तो एक मेरे मन में ये भी सवाल है, क्योंकि देखिए जब हम स्कूल में जाते हैं बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, टॉपर्स बच्चे होते हैं, उन पर सबसे ज्यादा आप नजर रखते हैं, सबसे ज्यादा नजर रखी जाती है, उनको सबसे ज्यादा जो है एक प्रायोरिटी एक तरीके से कहूंगी वो दी जाती है। लेकिन जो बच्चा कमजोर होता है पढ़ाई के अंदर उसको इतना ज्यादा गौर नहीं फरमाया जाता है। लेकिन जब हम अस्पताल की बात कर ले, जिसकी जो सिचुएशन होती है वो क्रिटिकल होती है, उसको सबसे पहले देखा जाता है, और जो थोड़ा हल्का जो जिसका स्वास्थ्य खराब होता है उसको बाद में देखा जाता है। तो लेकिन मैम स्कूलों में जिस तरीके से होता है वो तो आप अच्छे से बता पाएंगी। जी जी, गुड इवनिंग मैम। जी
ये डमी जो कल सीबीएसई का स्टेटमेंट आया है, सीबीएसई ने दिया है, ये मुझे मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डमी स्कूलों जो डमी स्टूडेंट्स को डमी बना दिया जाता था स्कूलों में कि इनका इनरोल करा के और बच्चों को आप ट्यूशन कोटा भेज देते थे, बाहर भेज देते थे तैयारी के लिए। बच्चों का मैम इससे डमी स्टूडेंट बनाने से सबसे पहला इनका तो नेगेटिव इफेक्ट बच्चों की पर्सनालिटी पड़ता है कि उनको फिजिकल और मेंटल जो बच्चों का ग्रोथ होता है, उनका डेवलपमेंट होता है, वो भी रुक जाता है, क्योंकि बच्चों की एज जो 12th में पढ़ने की है और उनको आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भेज रहे हैं, तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेनिफिट मिल पाता है और ना ही स्कूल का मिलता है, क्योंकि उनका बेस ही एकदम पूरा खत्म हो जाता है। बच्चों को बेस 12th 11th 12th उनकी एज ऐसी होती है, उसका कोर्स अलग होता है और बच्चों पे उसके साथ ये 12th भी देखना और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देखना, तो बच्चों के लिए बहुत डबल बर्डन हो जाता है। और एज उनकी क्या होती है, डमी स्टूडेंट बनाने से बच्चा सिर्फ कोचिंग सेंटर में जाके ओनली एंड ओनली स्टूडेंट वाज सेंटर्ड ऑन स्टडीज। अब उनको फिजिकल एक्टिविटी सारी बंद हो जाती है, कुछ भी नहीं बच्चों का। जो बच्चे आजकल ये मैम फांसी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जब कोटा से सारा केस आ रहा है, ये सब इसी का रिजल्ट है कि जो डमी स्टूडेंट्स बना के बच्चों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये सिर्फ, और इसमें मैम सिर्फ बच्चों का रोल नहीं है, इनके गार्जियन को भी देखना होगा। बच्चे नहीं चाहते हैं, गार्जियन चाहते हैं कि बच्चा कितना अलग कर ली जाए। उनको पहले समझना होगा कि बच्चे को स्कूलिंग पहले इम्पोर्टेंट है, फिर उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनको ले जाना है, कॉम्पिटिशन में बैठाना अलग चीजें हो जाती हैं। तो इस तरह से मैम जो देखा जा रहा है, डमी स्टूडेंट अटेंडेंस उनकी बना के कि इनको डमी बना के इनको अलग से, इसका बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी आया है और इस बार तो बहुत ज्यादा इफेक्ट इसका दिखा, इसलिए बहुत ही अच्छा एक्शन सीबीएसई ने लिया और टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए सारी बहुत ही बेनिफिशियल है ये जो डिसीजन आया है। इंदुकांत जी, देखिए लगातार ठीक है एजुकेशन सिस्टम पर हम सवाल उठा रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स भी सवाल के घेरे में हैं, क्योंकि देखिए पहले कोचिंग सेंटर जो होते थे वो ऑफलाइन होते थे, बच्चे जाते थे कोटा में जाते थे, बाकी दूसरे शहरों में जाते थे, वहाँ पर कोचिंग में जाकर पढ़ाई करते थे, उनका खर्चा अलग होता था। लेकिन अब ऑनलाइन भी चूंकि होने लगा है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर अभिभावकों की, पेरेंट्स की भी है, क्योंकि जैसा कि सुषमा जी ने कहा कि हमें बच्चों को ये देखना चाहिए सबसे ज़्यादा उनकी दिलचस्पी किस में है, किस में वो इंटरेस्ट ले रहा है, कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसको करना। और दूसरी चीज ये है कि आप उनके मार्क्स को मत देखिए, वो किस तरीके से मेहनत कर रहा है, किस तरीके से किस पाथ को वो चूज कर रहा है वो देखिए। लेकिन सर ये समाज की रियलिटी है कि सबसे ज्यादा उसके अंकों को ही देखा जाता है, सबसे ज्यादा यही देखा जाता है कि उसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, रिजल्ट पर सबका फोकस होता है। लेकिन उस बच्चे ने कितनी मेहनत की है, किस तरीके से उसने संघर्ष किया है, किस तरीके से वो लगा रहा दिन रात, ये किसी को दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है सिर्फ एक चीज, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, एक बढ़िया प्रसिद्ध श्लोक है संस्कृत का जी, विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। इसका क्या आशय है? विद्या ददाति विनयम, विद्या से सबसे पहले व्यक्ति में, मनुष्य में, मानव मात्र में विनय का आता, विनयशील होता है आदमी जी। विनयात् याति पात्रताम, जब विनय आ जाता है उसमें, तब उसमें पात्रता आती है कोई चीज ग्रहण करने की। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, जब वो पात्र हो जाता है, पात्र का अर्थात किसी चीज को, किसी तरह की शिक्षा को ग्रहण करने के योग्य हो जाता है, तो पात्रत्वात् धनमाप्नोति, फिर वो धन अर्जित करता है उस अपने गुण के चलते। धनात् धर्म, फिर उस धर्म का उपयोग करके अपना काम करता है, अपने जीवन का धर्म करता है। धर्म अर्थात अपना कर्तव्य पूरा करता है। ततः सुखम, और जब अपना ये कर्तव्य पूरा करता है तो उससे उसको, उसके परिवार को, उसके समाज को सुख की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ क्या है? जो अभी डॉक्टर सुषमा जी ने कहा और मैडम पांडे ने कहा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट का अर्थ यही है, आशय यही है कि जब आप अपने परिवार में रचेंगे बसेंगे, माँ से, पिता से शिक्षा लेंगे, गुरुजन आपको स्कूल में अपने बच्चों के साथ, बाल सखाओं के साथ, आप देखिए कृष्ण सुदामा का जो चरित्र है, क्या शिक्षा देता है कि एक गरीब बच्चा और एक राजवंश का बच्चा साथ रहते हैं और उनको दोनों को लकड़ी लेने के लिए गुरु जंगल में भेजता है, तब वो एक साहचर्य का भाव, गरीब धनी का कोई भेद नहीं होता है, और वो देखिए मित्रता जीवन में किस तरह के गुल खिलाती है, कितने उसके अच्छे परिणाम होते हैं जीवन में, और एक आदर्श बनता है समाज के लिए।
लेकिन जब एक बच्चे को आप कोचिंग में भेज देते हैं और एक उद्देश्य के साथ मैकेनिकली कि आपको 100% लेके आना है, जिससे कि आईआईटी में भी टॉप लेवल के आईआईटी में और आपका एआई में सिलेक्शन हो, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो आप अपने बच्चे को बचपन से जब बनाएंगे अमीषा जी मशीन, तो आप कैसे कल्पना करेंगे कि वो डिग्री लेने के बाद एक मनुष्य के नाते, एक अच्छे नागरिक के नाते देश और समाज का भला कर पाएगा। और जो अभी कदम उठा रहे हैं सीबीएसई, ये एक कदम है। मेरा ये मानना है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हॉलिस्टिक कदम उठाने की जरूरत है, और उसी की अगर ठीक ढंग से उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए, जैसा सुषमा जी कह रही थी कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हर स्तर पे देखिए इंदुकान जी होलिस्टिक डेवलपमेंट देख रहे हैं, और जो बार बार जो हम सवाल पूछ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर, सर देखिए जब हम स्कूलों में पढ़ते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर सरकारी जो स्टेट के स्कूल हो उसमें पढ़ते हो, तो सर देखिए मैं अपना अगर जिक्र करना चाहूँ तो हमें साइंस चूंकि बैकग्राउंड था, तो यहाँ पर हमें बिरला ऑडिटोरियम जो झुंझुनू का फेमस है, वहाँ पर साइंस से रिलेटेड चीजें सिखाने के लिए, प्रैक्टिकल सिखाने के लिए वहाँ पर ले जाया गया। जो एनसीसी एनएसएस स्काउट होते हैं वो चीजें अलग अलग तरीके से सीखते हैं। जब कल्चरल प्रोग्राम्स के अंदर हम हिस्सा लेते हैं तो डिफरेंट स्टेट के कल्चर को हम सीखते हैं, डिफरेंट स्टेट के जो डांस फॉर्म्स होते हैं उनको हम सीखते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हम एक नेगेटिव साइड देख रहे हैं एजुकेशन सिस्टम का, जाहिर सी है उसको भी देखना होगा, उसको भी दुरुस्त करना होगा, लेकिन जो एक पॉजिटिव साइड है स्कूलों की और जो सीबीएसई की, वो ये भी तो है कि ये सारी चीजें हमें सिखाई जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है, और ये सारी चीजें सीखने के साथ ही व्यक्ति का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है जी। और जब होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा तभी वो समाज में काम करने के लायक एक व्यक्ति का निर्माण होता है। अदरवाइज हम एक मशीन बनाते हैं, जो मशीन थोड़ा सा ऊंच नीच होने पर सुसाइड कर लेता है, थोड़ा सा ऊंच नीच होने पर किसी को गोली मार देता है, और उसकी देखिए शुरुआत ही कैसे होती है कि वो एक कमरे में बंद होकर के बिल्कुल एक फार्मूला बेस्ड, एक इंपीरिकली तैयारी करता है। वहां मनुष्य का नहीं, एक मशीन का डेवलपमेंट होता है। अमीषा जी, इसको रोकने के लिए सिर्फ डमी स्कूलों को नहीं, इस पूरी व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। जी कुलदीप जी, यहाँ पर इंदुकान जी ने एक स्पेसिफिक लाइन बोली कि अगर हमें डमी एडमिशन को रोकना होगा तो पूरी जो एक चेन है उसको रोकना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्कूलों पर तो एक्शन ले रहे हैं कि जो स्कूल डमी एडमिशन दे रहे हैं उन पर तो एक्शन ले लिया, लेकिन कोचिंग के ऊपर अब एक्शन क्या लेगा? और जो सीबीएसई ने एक बहुत अच्छा ये कदम उठाया है, लेकिन इसके आगे भी बहुत सारे हर्डल सीबीएसई के सामने आएंगे। बिल्कुल, इंदुकान जी ने बहुत अच्छी बात कही है और बहुत गहराई से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। देखिए, एक तनाव और एक अवसाद की भावना बच्चों में होती जा रही है, और इस कोचिंग व्यवस्था का नेगेटिव असर हमको ये देखने को मिलता है कि बात बात पे छोटा सा प्रेशर बच्चा हैंडल नहीं कर पाता है। कोचिंग में भी तमाम सारी आत्महत्या बच्चों ने करी है और स्कूल के बच्चे भी कर रहे हैं। तो एक पूरा सिस्टम हमको चेंज करने की आवश्यकता है, जहाँ पे बच्चों की जो मेंटल स्थिति है उसको समझते हुए बच्चों पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आना चाहिए। आज जो बच्चा डमी स्कूल में एडमिशन लेकर के कोचिंग में जाता है, उस पर इतना प्रेशर, इतना बोझा लाद दिया जाता है कि वो बच्चा किसी भी तरीके से अब उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता है, और उस प्रेशर के दबाव में आकर के जो वो अच्छा कर सकता था स्कूल में रह करके, उसको भी वो भूल जाता है और कहीं न कहीं आकर के वो अपने अवसाद में, डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लेता है, या उस कंपटीशन को बीट नहीं कर पाता है। तो अगर हमको कोचिंग व्यवस्था पे एक्शन लेना पड़े तो सबसे पहले हमको सिलेबस पे देखना होगा, और स्कूलों का जो 12th का सिलेबस है, बेसिकली देखिए ये जो डमी स्कूल का चलन है बेसिकली 2 परीक्षाओं में ज्यादा होता है, एक तो इंजीनियरिंग वाला और एक नीट वाला जो परीक्षा जेई का, और ये जो नीट वाला परीक्षा है। तो इन 2 परीक्षाओं में ये डमी का चलन ज्यादा आया, और ज्यादातर जो प्रेशर आ रहा है बच्चों पे इसी पे आ रहा है। तो एक पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी थोड़ा हमें पेरेंट्स को स्कूलों में गाइड करना पड़ेगा, काउंसिल करना पड़ेगा। बोर्ड के द्वारा स्कूलों में ये व्यवस्था करनी चाहिए कि बच्चों की करियर काउंसलिंग के साथ साथ में पेरेंट्स को भी बिठाया जाए, जिससे पेरेंट्स भी समझ सके और बच्चों पे अपने एक्स्ट्रा प्रेशर वो ना दें। तो इसको भी देखना पड़ेगा, और सिलेबस हमको ऐसा बनाना पड़ेगा जो
स्कूलों और कोचिंग के बीच में सामंजस्य बिठा सकें और बच्चे को वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले जा सकें। तो प्रेजेंट में अभी ऐसा सिलेबस भी हम लोग देखते हैं कि 12th में चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या आईएससी बोर्ड का सिलेबस हो, तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस लाने की आवश्यकता है। बच्चा खुद से पढ़ाई करता है, कोचिंग की मदद लेता है, लेकिन जब उस पर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं अवसाद की ओर बच्चे को ले जाता है और ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का रुक जाता है वहां पे। जी बिल्कुल कुलदीप जी, और आज जो सीबीएसई का ये फैसला आया है अपने आप में बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण फैसला इसीलिए कहूंगी क्योंकि इससे तमाम सवाल जो हमारे सामने आए, जो सवाल हमारे जहन में आए, सबसे पहला हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस हद तक दुरुस्त करना होगा। दूसरा, जो स्कूल्स होते हैं उनमें फिजिकल एक्टिविटी भी सिखाई जाती है, एक्स्ट्रा करिकुलम सिखाया जाता है जो बहुत जरूरी होता है एक स्टूडेंट के लिए, एक इंसान के लिए। तीसरा, पेरेंट्स की भूमिका भी उठती है, पेरेंट्स को भी समझना होगा कि स्कूली ज्ञान, स्कूली जो चीजें होती है वो कितनी अहम होती है। और चौथा, जो कोचिंग का मकड़जाल फैल चुका है उसको अब किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो सीबीएसई का ये फैसला अपने आप में बेहद खास है, लेकिन इससे आगे अब सीबीएसई क्या कदम उठाएगी 75% अटेंडेंस को लेकर और बाकी जो तमाम सवाल खड़े हुए उनको लेकर। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।